नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 200 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से थकान का संबंध विश्राम के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है निर्जल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका थकान से विश्राम किस प्रकार से लिखा हुआ है, थकान से विश्राम आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा निर्जल से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका थकान से विश्राम लिखा हुआ है। थकान का विलोम शब्द आपका विश्राम होता है, तो यहाँ पर आपका थकान से विश्राम कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से निर्जल का विलोम शब्द देखिएगा तो निर्जल का विलोम शब्द जो है वो आपका जल होता है। जल आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? जल आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 50 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या संबंधित होगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 से 50 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। 9 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 50 बन जाए, और इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 9 से 50 लाना है। अगर हम लोग पहले 9 में 5 से गुना करते हैं, यानी कि 9 गुना 5 करते हैं, तो ये आपका 45 होता है, और 45 प्लस 5 करने पर ये आपका 50 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो 20 से आपका 105 दिया गया है। देखिए पहले गुना 5 उसके बाद प्लस 5 किए थे, यहाँ पर भी 20 है, तो 20 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 होता है, और 100 प्लस 5 करने पर आपका 105 बनता है। देखिए यहाँ पर आपका 105 दिया हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 20:105 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
विश्व, भारत और राजस्थान का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो विश्व के अंदर ही आपका भारत है, यानी कि विश्व के अंदर हम लोग भारत को रखेंगे और भारत के अंदर ही आपका राजस्थान आता है, यानी कि भारत के अंदर हम लोग राजस्थान को रखेंगे। सबसे पहले हम लोग विश्व के लिए एक गोला बना लेंगे। विश्व के अंदर जो है वो आपका भारत हो जाएगा और भारत के अंदर जो है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम दिया गया है? इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे आपका 15 दिया गया है, 15 के आगे आपका 4 दिया हुआ है, 4 के आगे आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका 5 है, 5 के आगे आपका 17 है, 17 के आगे 6 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 7 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग करीब वाले संख्या को देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 के करीब में आपका 4 दिया गया है, यानी कि अगर हम लोग 3 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 4 है, यहाँ पर आपका +1 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 4 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। 5 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 6 है, यहाँ पर भी आपका +1 है और 6 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 7 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। उसी प्रकार से जब आप लोग 15 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 16 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। 16 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 17 है, यहाँ पर भी आपका +1 है। उसी प्रकार से जब आप लोग 17 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, +1 तो आगे भी आपका +1 हो जाएगा। 17 + 1 आपका 18 होता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका
y दिया गया है, y के आगे आपका s दिया हुआ है, s के आगे आपका n है, n के आगे आपका j है, j के आगे आपका g है और g के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को, तो पहले देखिएगा आपका y से s दिया गया है। अगर ABCD के क्रमानुसार अगर आप लोग y को देखिएगा तो y आपका 25वें नंबर पर होता है और s आपके 19वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका -6 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो s से आपका n है, s आपका 19वें नंबर पर होता है और n आपका 14वें पर, यहाँ पर आपका -5 है। आगे देखिएगा n से आपका j है, n आपका 14वें पर होता है और j आपका जो 10वें पर है, यानी कि यहाँ पर आपका -4 है। आगे देखिएगा तो j से आपका g कर दिया गया है, j जो है ये आपके 10वें पर होता है और g आपका 7वें पर, यहाँ पर आपका -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, -6, -5, -4, -3, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -2 का हो जाएगा। जी -2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? जी आपके 7वें पर होते हैं, 7 - 2 आपका 5 और 5वें नंबर पर आपका ई होता है। ई आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ई भरा जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होने वाला है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, यानी कि बुद्धिमान के अंदर जो है वो आपका एशियावासी हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका बुद्धिमान के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका एशियावासी के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आरेख किसके लिए है? ये जो आरेख है ये आपका बुद्धिमान के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग बुद्धिमान लिख लीजिएगा। आगे देखिएगा तो ये जो आरेख है ये आपका एशियावासी के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग जो है एशियावासी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एशियावासी को हम लोग केवल एशिया लिखकर छोड़ देते हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी चीनी एशियावासी है। सभी चीनी क्या है? एशियावासी है, यानी कि एशियावासी के अंदर जो है वो आपका चीनी हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका चीनी के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग चीनी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। कुछ चीनी बुद्धिमान होती हैं। ध्यान से देखिएगा तो बुद्धिमान के लिए आरेख आपका ए वाला है और चीनी के लिए आरेख आपका ए वाला है। बुद्धिमान के अंदर ही आपका चीनी दिया गया है, यानी कि सभी चीनी आपके बुद्धिमान होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ दिया गया है, कुछ चीनी बुद्धिमान है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। सभी चीनी बुद्धिमान होती हैं। अगले कथन को पढ़िएगा, अगले निष्कर्ष को पढ़िएगा। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है सभी बुद्धिमान चीनी होती हैं। ध्यान से देखिएगा तो बुद्धिमान के अंदर ही आपका चीनी दिया गया है, यानी कि सभी बुद्धिमान चीनी नहीं हो सकते हैं। सभी चीनी आपके बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन सभी बुद्धिमान आपके चीनी नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा
तो सभी चीनी बुद्धिमान होती हैं। देखिएगा ध्यान से, तो बुद्धिमान के अंदर ही आपका चीनी दिया गया है, यानी कि सभी चीनी बुद्धिमान हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कि 3 नंबर निष्कर्ष जो है वो आपका सही निकलता है। तो केवल निष्कर्ष 3 को कौन सा ऑप्शन में निकाला गया है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में तो केवल 3 निकलता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका सुनना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, सुनने के बाद जो है वो आपका बोलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, बोलने के बाद जो है वो आपका लिखना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर, लिखने के बाद जो है वो आपका पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 3 1 दिया गया है, 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंदें भारी है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गेंदों के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। आगे देखिएगा तो भारी के लिए जो आपका आकृति दिया गया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और धातु के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कितनी धातु की गेंदें भारी है, यानी कि धातु की गेंदें भी होना चाहिए और भारी भी होना चाहिए, यानी कि तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 31 आपका ऐसा संख्या है जो तीनों में दिया गया है। ये 31 जो है ये आपके गेंदे भी है, भारी भी है और धातु भी है, यानी कि 31 गेंद आपके ऐसे हैं जो भारी भी है और धातु के भी है। 31 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लैम्प का संबंध IXJM के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है फिश का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा LAMP से आपका IXJM किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा FISH से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को, तो देखिए L से आपका I है। L जो है ये आपके 12वें नंबर पर होती हैं और I आपके 9वें पर। यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिएगा ये से आपका X है, ये जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है और X आपके 24वें पर। और आप लोग ये याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका
-3 है। आगे देखिएगा तो एम से आपका जी है, एम आपके 13वें पर होती हैं और जी आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका -3 है। आगे देखिएगा तो पी से आपका एम है, पी आपके 16वें पर होते हैं और एम आपके 13वें पर, यहाँ पर भी आपका -3 है, यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले एफ -3 करेंगे। एफ जो है ये आपके 6ठे नंबर पर होता है, 6 - 3 आपका 3 और तीसरे पर आपका सी होता है। आगे आपका आई है, आई आपके 9वें पर होता है, 9 - 3 आपका 6 और 6ठे पर आपका एफ होता है। आगे आपका एस है, एस आपके 19वें पर होता है, 19 - 3 आपका जो है वो 16 होता है और 16वें पर पी होता है। आगे आपका एच है, एच आपके 8वें पर होते हैं, 8 - 3 आपका 5 और 5वें पर आपका ई होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका CFPE दिया गया है? CFPE आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि वायु को हरा कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में वायु को हरा बोला जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, हरे को नीला बोला जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को पानी कहा जाता है और पानी को देखिए गुलाबी कहा जाता है। और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा साफ आकाश का रंग आपका किस प्रकार का होता है। साफ आकाश का जो रंग है वो आपका नीले होता है। इस वाले प्रश्न में नीला को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा तो नीले को आकाश कहा जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार जो है वो साफ आकाश का रंग जो है वो आपका आकाश ही होगा। आकाश आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है, तो 20A 10B 45C 5D 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहां पर आपका ए दिया गया है वहां पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। बी का अर्थ गुना है, यानी कि बी के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। सी का अर्थ भाग है, यानी कि सी के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। डी का अर्थ घटाव है, यानी कि डी के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 20A 10 दिया गया है। ए का जो अर्थ है वो आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका बी है, बी का अर्थ गुना है, तो यहाँ पर आपका गुना 45 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपका भागा 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पर आपका घटाव 12 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो 20 प्लस करेंगे 10 गुना करेंगे 45 भागा 5 जो है ये आपका 9 होता है। घटाव करेंगे 12। आगे देखिएगा
20 प्लस करेंगे 10 गुना 9 जो है ये आपके 90 होते हैं। 90 घटाओ करेंगे 12। आगे देखिएगा 20 प्लस 90 जो है ये आपका 110 होता है। 110 घटाओ 12 जो है ये आपका 98 होता है। 98 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका 98 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है, फिर वह दाएं घूमकर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रूपा एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। पहले वह 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले रूपा इस वाली दिशा में 15 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है। जब यहाँ से वह बाईं ओर घूमेगी तो उसका दिशा जो है नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में वह 12 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दाएं घूमकर चलती है। जब यहाँ से वह दाएं ओर घूमेगी तो इसका दिशा जो है वो फिर से पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में अभी वह चल रही है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब वह किस दिशा में चल रही है। देखिएगा ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है, यानी कि रूपा अभी पश्चिम दिशा में चल रही है। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार भी आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से NMKH का संबंध HIKN के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है UTRO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका NMKH दिया गया है। NMKH दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है HIKN दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो N से आपका H है, N आपके 14वें नंबर पर होता है और H आपके 8वें पर -6 है। आगे देखिएगा M से आपका I है, M आपके 13वें पर होता है, I आपके 9वें पर -4 है। K से आपका K है, यहाँ पर आपका 0 है, +0 या फिर -0 आप कुछ भी कह सकते हो। आगे देखिएगा तो H से आपका N है, H आपके 8वें पर होता है और N जो है ये आपके 14वें पर होता है, +6 है। उसी प्रकार से सेम हम लोग आगे करेंगे, तो आगे देखिएगा आपका UTRO दिया गया है। पहले वाले अक्षर में हमें -6 करना है। U -6 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, U आपका 21वें पर होता है, 21 -6 आपका 15 और 15वें पर आपका O होता है। दूसरे वाले अक्षर में हमें -4 करना है। T जो है ये आपके 20वें पर होता है, 20 -4 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर में हमें +0 करना है, यानी कि R से आपका R ही बनेगा। चौथे वाले अक्षर में देखिएगा तो हमें +6 करना है, यानी कि O +6 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 + 6 आपका 21 और 21वें पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OPRU दिया गया है, OPRU आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो SRQP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो S से आपका R है -1 है, R से आपका Q है -1 है और Q से आपका P है -1 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो LKJI दिया गया है। L से आपका K है -1 है, K से आपका J है -1 है और J से आपका I है -1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो HGFE दिया गया है। H से आपका G है -1 है, G से आपका F है -1 है, F से आपका E है -1 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो UVWX दिया गया है। U से आपका V है +1 है, V से W है +1 है और W से आपका X है +1 है। सभी में देखिएगा तो -1 कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपका +1 कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोगों से ये वाले 15 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।